जय हिंद दोस्तों, आप सभी के साथ आज बहुत दिनों के बाद फिर से जुड़ने जा रहा हूँ। और कहते हैं ना कि बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न दिखिया कोई, जब दिल खो जा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है और अक्सर जिन बच्चों की एग्जामिनेशन अच्छी नहीं जा रही है वो कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा में धांधली चलती है। वही परीक्षा पास कर पाते हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी से है, वही परीक्षा पास कर सकते हैं जो पैसे की ताकत रखते हैं। तो इस तरीके की बातें करना बेमानी है। मेरा मानना है कि आप अपनी श्रेष्ठता के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपकी श्रेष्ठता स्थापित होगी ही। आप पे किसी के ऊपर ब्लेम करके नहीं जीत सकते। हम लोगों ने देखा है, आज मध्यकालीन भारत की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब मध्यकालीन भारत के कई शासकों को आप देखोगे कि जिन्होंने सत्ता खोया, लेकिन सत्ता खोने का ब्लेम उसने किसी पे नहीं की। उसने सत्ता की पुनः प्राप्ति का हर संभव प्रयास किया और दुनिया के लिए वो प्रेरणा के कारण हो गए। आप देखो, हुमायूं को 1540 ईस्वी में सत्ता खोते हैं और पुनः 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद वो दिल्ली के बादशाह बनने में सफल रहते। तो मध्यकाल भारत की शुरुआत इसलिए की जा रही है क्योंकि ये सबसे जटिल भारतीय इतिहास का हिस्सा होता है। कई सारे नाम आपको सुनने को मिलते हैं और अक्सर एक तरीके के नाम होते हैं, एक तरीके के पद होते हैं, तो मुश्किलात आती है। लेकिन उन मुश्किलात का सामना आपको लगातार अध्ययन करके पूरा करना होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं, आप देखो, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। आप जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहते हैं बाबर को। हुमायूं को आप नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं कहते हैं। आप अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानते हैं। अब आप अक्सर देखते होंगे कि एक ही तरीके का नाम कई बार आपको देखने को मिलता है। जैसे आप अकबर के नाम को ही देखो, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आप सुन चुके होंगे कि खिलजी वंश के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था, तो जलालुद्दीन खिलजी। आप देखो, आपने सुना होगा रजिया सुल्तान के जिस प्रेमी की चर्चा मिलती है उनका क्या नाम था, तो जलालुद्दीन याकूत। आप इस बात को देखोगे कि इल्तुतमिश के पीरियड में जो चंगेज खां भारत की सीमा तक पहुंच पाए थे, तो वो भी चंगेज खां जिस व्यक्ति का पीछा करते हुए आ रहे थे उनका नाम था जलालुद्दीन मांग बर्नी। ख्वारिज में वंश के वो शासक थे। आप देखो, तो जलालुद्दीन नाम के साथ कई राजाओं को आप देख पाते हैं। तो अक्सर नाम आपको परेशान जरूर करेगा, लेकिन लगातार पढ़ना और उसका मनन करना, नतीजा सबसे सफल, आप मध्यकाल को भी सबसे आसान बना सकते हैं। आप नजर रखिए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के ऊपर, क्योंकि इस वीडियो के बाद पहली बार मैं मनंजय आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को देखने के बाद बाबर से संबंधित किसी भी प्रश्न को ना बना पाए, ऐसा मेरा नहीं मानना है। मेरा मानना है कि आप सभी प्रश्नों को सरल ढंग से बनाने में सफल हो पाएंगे। कैसा लगा वीडियो, किस तरीके की और इसमें कंटेंट दिए जानी थी, आप इसका सुझाव और कमेंट जरूर करेंगे। सुझाव मेरे व्हाट्सएप नंबर पे देंगे और कमेंट आप इस वीडियो के दौरान देंगे। प्रयास है बहुत दिनों के बाद, तो आप सबसे उम्मीदें भी हैं कि इस वीडियो को आप न केवल प्यार देंगे
इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वह शख्सियत है भारतीय इतिहास का जिसने मध्यकाल के सबसे शक्तिशाली वंश की नींव रखी थी, मुगल वंश की। मंगोल और मुगलों में अंतर होते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से रसिया और चाइना की सीमा क्षेत्र में बसने वाले मंगोलों ने भारत पर कई बार आक्रमण की थी और कई तबाहियों को देखा गया था मंगोल आक्रमण के उपरांत। हम आपको ये बतलाना चाहेंगे कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जो कि खुद को चगताई वंश से संबंधित बतलाते हैं, चंगेज खां के पुत्र के नाम पे इन्होंने अपने वंश का नाम चगताई वंश रखा था। आप जानते हैं खुद को चंगेज खां और तैमूर लंग के परिवार से संबंधित बतलाते हैं। आपको याद होगा कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की कहानी तब शुरू होती है जब इनको भारत में आमंत्रित किया था कुछ भारतीयों ने ही, और कहते हैं कि पानीपत की प्रथम युद्ध जो होती है भारत की दिशा और दशा दोनों को बदल के रख देती है, जब पानीपत की प्रथम युद्ध के उपरांत बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी थी। आप देखो कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को होती है। कहाँ होती है तो आपको याद होना चाहिए, मानरा उनहर, जिसको आप ट्रांसआक्सियाना भी कहते हैं, या आप इस जगह को जानिए कि अफगानिस्तान के काबुल के पास एक छोटी सी रियासत, एक छोटा सा जगह जिसको आप फरगना के नाम से भी जानते हैं, फरगना में हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम थी। आप जानते हैं कि ये खुद को पिता पक्ष से तैमूर लंग के 5वीं पीढ़ी का संबंध स्थापित करते हैं। इनका ये मानना था कि वो पिता की तरफ से, यानी उनके पिता जो थे तैमूर लंग के वंशज थे और तैमूर लंग के 5वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे, और माता जो है चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती थी। आप याद करेंगे कि इल्तुतमिश के पीरियड में चंगेज खां भारत की सीमा तक पहुंचे थे, और आप इस बात को जानते होंगे कि 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के जब अंतिम शासकों का दौर चल रहा था, नसरुद्दीन महमूद भारत के शासक थे, तब तैमूर लंग ने भी भारत पर आक्रमण किया था और पूरी तरीके से तबाही मचाई थी। तो तैमूर लंग और चंगेज खां भारतीय इतिहास से संबंधित थे, और इन दोनों से ही संबंधित खुद को बाबर ने बतलाया था। आप इस बात को जानते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बनने का मौका प्राप्त हो गई थी किसे, तो बाबर को। मात्र 11 वर्ष का कोई युवक जब सत्ता को प्राप्त कर लेता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी सत्ता में खास हनक होती होगी। आप देखोगे कि उसने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कई सारे राज्यों को लूटने की कोशिश की, स्थानीय राज्यों को, और 1400 देखोगे आप कि किस प्रकार से 1494 ईस्वी में उसने फरगना का शासक बना, और 1504 ईस्वी में बाबर जो है उन्होंने काबुल को जीत लिया, और 1504 ईस्वी के पूर्व तक बाबर मिर्जा की उपाधि के साथ फरगना पर शासन कर रहे थे। लेकिन 1504 ईस्वी में जब उन्होंने काबुल को जीता तो उसके उपरांत उन्होंने अपनी उपाधि पादशाह धारण कर ली। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि 1504 ईस्वी में काबुल को जीतने के बाद मिर्जा की उपाधि के साथ शासन करने वाले बाबर ने पादशाह की उपाधि प्राप्त कर ली। उसके बाद भारत के संदर्भ में ये बतलाया जाता है, हम अक्सर ये कहते हैं बाबर को याद करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण, लेकिन आप जानते होंगे कि बाबर ने 1519 ईस्वी में, आप याद कीजिए,
कि भारत में प्रथम आक्रमण करते हैं और राजस्थान में भेरा का एक किला था, उस किले को जीत लेते हैं और प्रथम बारूद के प्रयोग की बात भी 1519 ईस्वी में की जाती है। 1519 ईस्वी में राजस्थान के भेरा के किले को उन्होंने जीता और भारत से वापस चले गए थे। पानीपत के युद्ध के पहले हम लोगों को भेरा के किले को जीतना भी याद रखना होगा बाबर के संदर्भ में। नहीं तो अक्सर हम लोग ये समझते हैं पानीपत, लेकिन पानीपत के पहले राजस्थान के भेरा के किले को इन्होंने जीता था। किस वर्ष से जीता था? तो 1519 ईस्वी में जीता था। अब आपको याद होगा कि भारत में 1526 ईस्वी के पास लोदी वंश के अंतिम शासक के इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था और इब्राहिम लोदी के शासन से मुक्त करवाने के लिए कुछ लोग राजनीतिक साजिशें रच रहे थे। और राजनीतिक साजिशों को रचने वालों में आप देखोगे कि किस प्रकार से इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, साथ साथ आप देखोगे कि पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे जिनका नाम था दौलत खां लोदी, मेवाड़ शासक हुआ करते थे जिनका नाम था राणा सांगा। इन लोगों की ये मंशा थी कि किसी भी परिस्थिति से लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी की सत्ता भारत से समाप्त हो और इन्हें मौका मिल पाए। और कहते हैं कि बाबर को इन्होंने भारत आमंत्रित किया था। इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि बाबर आलम खां, राणा सांगा, देखेंगे दिलावर खां जैसे लोगों के आमंत्रण पर भारत पहुंचे। भारत पहुंचते हैं और प्रथम युद्ध होती है जिसे आप लोग पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानेंगे। पानीपत हरियाणा और दिल्ली के समीप एक जगह है। आप पानीपत के युद्ध के संदर्भ में 3 युद्ध बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप लोग पूर्व से जानते होंगे कि पानीपत की 3 युद्ध, पहला 1526 ईस्वी में, दूसरी 1556 ईस्वी में, तीसरी 1761 ईस्वी में। लेकिन बाबर के संदर्भ में पानीपत का एक ही युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 2 अन्य युद्ध जो होते हैं वो 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच में होती है और 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच संघर्ष होता है। तो इनको भी आपको याद रखना चाहिए कि पानीपत के 3 युद्ध किनके साथ किन परिस्थितियों में हुई थी। हम बाबर के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो आप देखो कि बाबर की जो भारत में प्रथम विख्यात युद्ध होती है जिसके बाद उन्होंने मुगल वंश की नींव रख दी थी, मुगल वंश की नींव को स्थापित करने में सफलता हासिल की थी, उस युद्ध को हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानेंगे। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का वो दिन था। माना यह जाता है और किंवदंतियां ये कहती है कि भारत आने के बाद उनको राणा सांगा और कई लोगों ने, मेदिनी राय, कई लोगों ने मुंह मोड़ लिया। आमंत्रित करने के पीछे इन लोगों का नाम उभर के आता है, लेकिन कहते क्या आमंत्रण देने के बाद जब मेहमान नवाजी की वक्त आई तो इन लोगों ने मुंह मोड़ लिया और बाबर को अकेला छोड़ दिया। बाबर इस बात से कहीं ना कहीं नाराज होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस देश में अपनी बादशाहत स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, युद्ध लड़ी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को तत्कालिक लोदी वंश के सम्राट सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ, और कहते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता। उस युद्ध को जीतने के पीछे कुछ कारण बतलाए जाते हैं। कहते हैं कि तुलुगुमा पद्धति का इस्तेमाल उन्होंने किया था। तुलुगुमा पद्धति यानी कि पीछे की तरफ से आ करके
आक्रमण करने की रीति को हम लोग तुलुगमा नीति के नाम से जानते, साथ साथ तोपों को सजाने की उसने उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था। और कहते हैं कि भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में की जाती है और तोपों को संचालित करने का श्रेय उस समय के दो महान तोपचियों को दिया जाता है। एक का नाम था मोहम्मद उस्ताद अली और दूसरी का नाम था मोहम्मद मुस्तफ़ा खां। अक्सर बाबर के संदर्भ में जब बातें होती है और पानीपत के युद्ध के संदर्भ में बात होती है तो मोहम्मद उस्ताद अली और मोहम्मद मुस्तफ़ा खां की भी नाम की चर्चा होगी। दो महत्वपूर्ण तोपचियों जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध को जितवाने में बाबर की मदद की थी। आप जैसा कि देखोगे कि बाबर प्रथम युद्ध जीतते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतते हैं और जीत के बाद उन्होंने लूटे हुए धन को अपने सैनिकों में, अपने सहयोगियों में विभाजित कर दी, जिस कारण से उनके सैनिक, उनके सहयोगी काफी प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कलंदर की उपाधि दी जाती है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही बाबर को कलंदर की उपाधि प्राप्त होती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद कहा तो यह भी जाता है कि पूर्व में ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य से जो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुई थी किसी काल विशेष में, उस भी यानी कि जो बंटवारा चल रही थी युद्ध के बाद, उसमें हुमायूं को कोहिनूर हीरा भी प्राप्त होता है। तो हम लोग कोहिनूर हीरा के संदर्भ में बाद में और समझ पाएंगे कैसे कोहिनूर हीरा संपूर्ण विश्व के सबसे मूल्यवान हीरा के रूप में जानी जाती है। आज कैसे इंग्लैंड की सरकार उस कोहिनूर हीरा को अपने पास रखे और भारत सरकार उस कोहिनूर हीरा को वापस करने का हर संभव, वापस लाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए आप कि पानीपत के बाद खानवा का युद्ध होता है, खानवा युद्ध के बाद चंदेरी की युद्ध होती है और चंदेरी युद्ध के बाद घाघरा की युद्ध होती है। 4 युद्ध बाबर ने लड़ा था भारत में और अंततः 26 दिसंबर 1530 ईस्वी की बाबर की मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को उनके सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को भारत की बादशाहत हासिल हो जाती है। लेकिन हम लोगों को उन 3 युद्धों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। तो खानवा के युद्ध के संदर्भ में याद कीजिए आप, 17 मार्च 1557 ईस्वी को खानवा का युद्ध होता है। किसके साथ? तो बाबर की संघर्ष तत्कालिक भारत के महान शक्तिशाली शासक राणा सांगा के साथ होती है। राणा सांगा राजस्थान के मेवाड़ के एक राजपूत शासक थे, काफी वीर, और कहते हैं कि बाबर काफी नाराज भी था। राणा सांगा ने आमंत्रित करके जो साथ नहीं दिया तो बाबर राणा सांगा को किसी परिस्थिति में पराजित कर देने के लिए प्रयत्नशील था। और कहते हैं कि राणा सांगा से उन्होंने खानवा के मैदान में आपकी युद्ध लड़ते हैं और राणा सांगा के साथ कई अन्य लोगों का नाम आता है। खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ी गई थी, उस युद्ध में आप मेदिनी राय को भी देखोगे, महमूद लोदी को भी देखेंगे, राणा सांगा को भी देखेंगे। यानी कई लोग एक साथ मिलकर के बाबर के खिलाफ लड़ रहे हैं। वीरता का प्रदर्शन लगातार दी जा रही है। किसके द्वारा? तो राणा सांगा के द्वारा। और राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर के बाबर की सेना ने युद्ध लड़ने से इनकार करना शुरू कर देते। कहते हैं कि एक ऐसा वक्त आता है जब बाबर की सेना ने ये कह करके आगे युद्ध से इनकार करना शुरू कर दिया कि राणा सांगा अत्यधिक शक्तिशाली और हम लोग पराजित होने जा रहे हैं। कहते हैं कि खानवा के युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया। कहा कि हमें काफिरों को किसी परिस्थिति में पराजित करनी है और भारत में इस्लामिक सत्ता को स्थापित करनी है। कहा तो ये जाता है कि छावनी में रखे हुए शराब के मटकों को उन्होंने लात से फोड़ डाला
और शराब को गिराते हुए कहा कि हमें जीत की खुशी चाहिए, नहीं कि हम मदमस्त होकर के अन्य कामों में इन्वॉल्व हो जाए। कहते हैं कि खानवा की जो युद्ध है, उस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद और इस्लामिक सत्ता को स्थापित करने के लिए जो नारा दी, अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये कहा कि किसी भी परिस्थिति में इस देश में इस्लामिक सत्ता स्थापित होनी चाहिए। और अंततः उनके सैनिकों ने इस्लामिक सत्ता को स्थापित करने के लिए जिहाद के रूप में खानवा के युद्ध को संचालित किया। और कहते कि 80 से ज्यादा घावों को सहने वाला राणा सांगा अंततः उस युद्ध में पराजित होते हैं। तो खानवा का युद्ध भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और खानवा के युद्ध के विजय के उपरांत ही बाबर ने गाजी उपाधि भी धारण की थी। तो खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि, इस 2 पॉइंट को आप याद रखेंगे। राणा सांगा को पराजित किया जाना 17 मार्च 1527 ईस्वी। उसके बाद तीसरी युद्ध होती है जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। खानवा कहाँ है? राजस्थान में जगह है। चंदेरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में जगह है। और चंदेरी के शासक एक राजपूत शासक थे जिनका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय भी काफी शक्तिशाली शासक है और कहा जाता है कि इन्होंने भी बाबर का साथ ना दे करके राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। बाबर ने इनको पत्र लिख करके ये बोला कि आप हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि आप लोगों के कहने के उपरांत ही हम भारत में प्रवेश किए, लेकिन अब आप लोग हमारा समर्थन नहीं दे रहे और हमसे युद्ध लड़ना चाह रहे, ये गलत है, आप मेरे साथ आ जाइए। लेकिन मेदिनी राय ने इस चीज को इनकार किया। नतीजा मेदिनी राय के साथ भी संघर्ष होती है की स्थिति को, तो जिसे हम लोग चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं। देखोगे 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय भी पराजित होते हैं राणा सांगा से। मेदिनी राय भी पराजित हो जाते हैं चंदेरी के युद्ध में। किससे? तो बाबर से। चौथा और अंतिम युद्ध जिसे आप घाघरा का युद्ध कहते हैं। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ी गई थी। बाबर ने यह युद्ध लड़ा था बंगाल तथा बिहार की संयुक्त अफगानी सेना से, इसीलिए किसी खास व्यक्ति विशेष का नाम घाघरा के युद्ध से नहीं उभर के आता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप देखोगे कि घाघरा का युद्ध जो है कहां लड़ी गई थी, तो अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप जो घाघरा नदी के क्षेत्र जो आपका मैदानी क्षेत्र है, तो वहीं इस युद्ध को लड़ा गया था 6 मई 1529 ईस्वी को, जिसमें अफगानी सेना बाबर से पराजित होती है। तो इस प्रकार से 4 युद्ध आपको याद रखनी होती है बाबर के संदर्भ में। प्रथम युद्ध को हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, दूसरे को खानवा का युद्ध कहते हैं, तीसरे को हम लोग चंदेरी का युद्ध, और चौथा युद्ध जो होता है उसे आप देख रहे हो कि हम घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। चारों युद्ध की तिथियों को भी याद रखनी है। चारों युद्ध किस जगह हुई थी उस जगह को भी आपको याद रखना चाहिए कि पानीपत हरियाणा में है, तो खानवा जो है वो राजस्थान में है, चंदेरी जो है मध्य प्रदेश में है, घाघरा जो है गोरखपुर के पास है। आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, साथ साथ तिथियों को भी याद रखेंगे कि जो पानीपत की प्रथम युद्ध होती है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जो आपका खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को, जो आपका चंदेरी का युद्ध होता है वो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को, जो घाघरा की युद्ध होती है 6 मई 1529 ईस्वी को। ये 4 युद्ध बाबर ने लड़ा था। बाबर भारत में अब स्थापित हो चुके हैं। कहते हैं कि जिन लोगों ने आमंत्रित किया था उनकी मनसा को उन्होंने ताड़ ताड़ कर दी। जिन लोगों ने भारत में उनको आमंत्रित किया था ये सोच करके कि भारत बाबर आएंगे, युद्ध जीतेंगे, अब पुनः वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
बाबर को भारत की क्लाइमेट शायद पसंद आ जाती है और वो भारत में ही रहना पसंद करते हैं। आपको याद होगा कि बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी अपनी आत्मकथा, जिसको हम लोग कहते हैं तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। आप इस बात को देखेंगे कि तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी गई, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिए कि बाबर की आत्मकथा में उन्होंने कई चीज़ों का विश्लेषण किया था भारत के संदर्भ में। तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी हुई है, आप इस बात को भी जानते होंगे कि मुगलों की जो प्रशासनिक भाषा हुआ करती थी वो फारसी थी, न कि तुर्की। और आप इस बात को भी जानते हैं कि मुगलों की 95% पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी हुई है। उनकी प्रशासनिक बोलचाल की भाषा भी फारसी थी, लेकिन यहाँ जिस भाषा में बाबरनामा लिखी गई है, ये तुजुक ए बाबरी नामक आत्मकथा लिखी गई, वो किस भाषा में? तुर्की। इसीलिए यहां से क्वेश्चंस पूछी जाती है। उन्होंने तुजुक ए बाबरी में भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों, फूलों एवं फलों के संदर्भ में चर्चा की है। तुजुक ए बाबरी में उन्होंने किन चीजों की चर्चा की है? तो भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों, फूलों एवं फूलों के संदर्भ में चर्चा की है। उन्होंने तुजुक ए बाबरी में ये कहा था कि जब बाबर भारत पर आक्रमण करते हैं, या बाबर जब बाबर का भारत में कार्यकाल रहा था, उस दौरान भारत के 5 मुस्लिम शासकों, जिसमें दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी, आलम खां जैसे मुस्लिम शासकों का नाम उन्होंने अपने तुजुक ए बाबरी में मेंशन किया, और 2 हिंदू शासकों का नाम भी उन्होंने मेंशन किया है अपने तुजुक ए बाबरी में, जिसमें एक राणा सांगा का नाम आता है, और दूसरी उन्होंने सबसे शक्तिशाली, यानी बाबर ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो उन्होंने उस समय की परिस्थिति में सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में राजा कृष्णदेव राय की चर्चा की है, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। इस पॉइंट को भी याद रखिए। आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय कारीगरों की प्रशंसा करते हुए ये जरूर लिखा कि भारत की कई इमारतें जो आगरा में स्थापित हो, या बयाना में स्थापित हो, या धौलपुर में, या ग्वालियर में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन भारत के लोग न खूबसूरत है न सुसंस्कृत है। साथ साथ उन्होंने यहाँ के घोड़े, कुत्ते, अंगूर, खरबूजा, इन सभी को कहा कि बिल्कुल घटिया किस्म के हैं। यानी कि कारीगरों की प्रशंसा तो जरूर की उन्होंने तुजुक ए बाबरी में, लेकिन बाबर को यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं नजर आए, सुसंस्कृत नजर नहीं आए। यहाँ के घोड़े से लेकर के कुत्ते तक के उन्होंने बहुत ही, यानी आप निम्न स्तरीय बतलाया। अंगूर खट्टे हैं ऐसा बाबर कहते रह गए। उन्होंने अपने तुजुक ए बाबरी में इस तरीके की मेंशन की हमारे विभिन्न चीजों के ऊपर। आप देखोगे कि बाबर का जो भारत में योगदान है, तो भारत में उनकी कई चीजों में योगदान देखी जाती है। जैसे स्थापत्य कला की बात की जाती है तो बाबर ने पानीपत में एक मस्जिद बनाया था, जिसको हम लोग काबुली नामा के नाम से जानते हैं। किस? काबुली बाग। यानी पानीपत में उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण किया है, जिसका क्या नाम है? तो काबुली बाग। साथ साथ उन्होंने आगरा में भी और रुहेलखंड में भी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो इस बात का परिचय देता है कि स्थापत्य कला की शुरुआत बाबर के शासन काल से ही हो चुकी है। आपको याद होगा कि बाबर ने आपको एक ज्यामितीय आकार में बाग का निर्माण किया था, जिसको नूर ए अफगान के नाम से जानते हैं। और ये आगरा में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर बागों का बहुत शौकीन था, फूल फल के वृक्ष को लगाने का वो काफ़ी शौकीन रहा, और उसने आगरा में नूर ए अफगान नामक एक बाग लगाई, जो आज आराम बाग के नाम से जाना जाता है। आप साथ साथ ये भी देखोगे कि बाबर ने एक पद शैली विकसित की थी, जिसको मुबइयान के नाम से जानते हैं। बाबर ने जिस पद शैली को विकसित किया था, उस शैली को हम लोग
मुबय्यान नाम से जानते हैं। और साथ साथ उन्होंने दीवान नामक एक काव्य संग्रह भी लिखी थी जो तुर्की भाषा में। इस प्रकार से आप बाबर को देखोगे कि उन्होंने कई ऐसी चीज़ों को दिया जिसके कारण से हम लोग याद करते, जैसे कि काव्य में आप दीवान नामक काव्य को देख रहे हैं। पद की एक खास शैली उन्होंने विकसित की थी जिसको मुबय्यान पद शैली के नाम से जान रहे हैं। उन्होंने काबुली बाग नामक मस्जिद का निर्माण किया था। किस जगह की थी तो पानीपत में की है। रुहेलखंड में, आगरा में उन्होंने मस्जिद का निर्माण किया जो उनके स्थापत्य कला का प्रतीक है। आप देखोगे कि बाबर ने आपके नूर ए अफगान नामक बाग का निर्माण किया है जो आज आराम बाग के नाम से जानी जा रही है। बाबर की तुजुक ए बाबरी में कई चीज़ों का मेंशन है जिसमें आप इस बात को भूल नहीं सकते कि कृष्णदेव राय को उन्होंने सबसे शक्तिशाली शासक बतलाया है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि बाबर ने भारत में किस प्रकार से सत्ता स्थापित की और किस प्रकार से सत्ता स्थापित करने के बाद उन्होंने कुछ चीज़ों में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दी। अंतिम रूप से 26 दिसंबर 1930 ईस्वी को एक बीमारी के उपरांत उनकी मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को उनकी एक बीमारी के बाद मृत्यु हो जाती है और 4 दिनों के बाद उनके 23 वर्षीय पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं भारत के शासक बन जाते हैं। आप इस बात को जानते होंगे कि उनकी मृत्यु के बाद सबसे पहले उनको दफनाया गया था आगरा के उनकी ही द्वारा निर्मित बाग जिसको नूर अफगान कहते हैं, जिसको आज आराम बाग के नाम से बतलाया जाता है। और बाद में उनको आगरा की जगह पे काबुल में जाकर के दफनाई जाती है, यानी उनका मकबरा कहाँ स्थित है तो काबुल में। तो इस प्रकार से बाबर के संदर्भ में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। आपको कैसा लगा? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को A to Z देख पाएंगे तो कोई क्वेश्चन आपका पीपीएससी जो 67 है अगर बाबर के संदर्भ में पूछा जाए या आने वाला कोई भी पीसीएस का एग्जामिनेशन है इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। हम इसके बाद सेकेंड वीडियो तब बना पाएंगे जब इस वीडियो को आप देख करके अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करेंगे कि कैसा लगा। इसके बाद हमें क्या हुमायूं के टॉपिक को बनाना चाहिए। आप सबके सुझाव के बाद हम छोटे छोटे वीडियो को भी आगे आप तक लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।